हाँ जी, तो नमस्कार किसी भी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो भाई अपने करते हैं शुरू। कहाँ तक पढ़ लिया था? है किसी को याद? केंचुए की बाह्य कार्य की पढ़ ली थी और आहार नाल को पढ़ लिया था। पर संचलन तंत्र का मैंने आपको बता ही दिया था। अब आज हम बात करेंगे केंचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो एक ये सरल प्राणी है तो इसकी सारी चीजें सरल ही होंगी। पैरेटिमा केंचुए का नाम होता है। केंचुए का रुधिर परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है? बंद प्रकार का। तो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है भाई? इसमें नलिकाओं द्वारा रक्त का परिवहन होता है। नलिका द्वारा। खुले में क्या होता है? नलिकाएं विहीन, जिसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं, हृदय होता है। याद रखना है, बंद रक्त परिसंचरण में क्या होगा? रुधिर वाहिकाएं होंगी और हृदय होगा, केशिकाएं होंगी। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर का हृदय तथा रक्त वाहिनियों का एक ही सीमित रहता है। यानी कि बंद रक्त परिसंचरण के कारण जो आपका रुधिर होता है वो हृदय तथा रक्त वाहिनियों तक ही सीमित रहता है, जैसे हमारे अंदर होता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल तंत्रिका जो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है। सेम टू सेम हमारे अंदर रुधिर ग्रंथियां चौथे, पांचवें और छठे देह खंड में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। रुधिर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती हैं? चौथे से छठवें खंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये क्या किसका निर्माण करते हैं? हीमोग्लोबिन और रुधिर कोशिकाओं का। रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन सी ग्रंथियां? रुधिर ग्रंथियां। कहां पर पाई जाती है? चौथे से छठवें खंड में। जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है, इसकी प्रकृति भक्षाणविक होती है। भक्षाणविक का मतलब जीवाणुओं का भक्षण करने वाली, जीवाणु का भक्षण करने वाली। ठीक है। केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता। केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन फिर होता कैसे है? गैस विनिमय द्वारा आदर्शतः से रुधिर धारा में संपन्न होता है। देखो, रुधिर परिसंचरण तो इसने बता दिया कि ये होता है। रुधिर कैसा होता है? इसमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, चलिए, हमने बात कर ली थी कि इसमें रुधिर परिसंचरण होता कैसे। इसमें केंचुए में तो रुधिर परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का होता है मतलब रुधिर में रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं और हृदय होता है। रुधिर होता है वो हृदय और रक्त वाहिनी तक ही सीमित रहता है। चौथे से छठवें खंड में क्या पाई जाती है? रुधिर ग्रंथियां पाई जाती है। ये रुधिर ग्रंथियां किसका निर्माण करती है? एक तो हीमोग्लोबिन का और दूसरा एचबी का। दो चीजों का ये निर्माण करती है। चलिए, इसके बाद में अपने आगे देखते हैं कि इसमें विशिष्ट प्रकार का श्वसन तंत्र नहीं होता। यानी कि जैसे हमारे अंदर श्वसन होता है ना, वैसे केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं होता विकसित प्रकार का। तो फिर ये श्वसन कैसे करते हैं? तो फिर ये श्वसन कैसे करते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है, ये श्वसन करते हैं गैस विनिमय द्वारा। किसके द्वारा? गैस विनिमय के द्वारा। अब गैस विनिमय का मतलब क्या होता है? सांद्र उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो शरीर, अब आपको पता है ये मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी से नमी होती है और नमी से ही अपना श्वसन संपन्न करते हैं और वहां से जो ऑक्सीजन होती है उसको रुधिर में ये प्रवाहित कर देते हैं। तो इसमें क्या हो गया? रुधिर परिसंचरण भी हो गया इनका और श्वसन भी हो गया। अब बात करते हैं उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन कैसे होता है। तो केंचुए का उत्सर्जन तंत्र देख लो पहले कैसा होता है।
ये सबसे आगे मुख, ये उसकी मुख गुहा, ये ग्रसनी, और ये देखो यहां पर रक्त ग्रंथि चौथे से पांचवें खंड में ये पाई जा रही, बता दी। उसके बाद में ग्रसनीय वृक्कों की वाहिनियां, ये वृक्कों की इसकी वाहिनियां होगी। ग्रसिकीय वृक्कों का चूड़ा, यहां पर पाए जाते हैं इसके वृक्क, ये वाले। अधारण्य वृक्कों का पुंज, ये वृक्कों का पुंज हो गया, और ये पट्टीय वृक्क, पट्टी के रूप में पाए जाने वाले वृक्क। ठीक है, चलिए। उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित तथा वलयित नलिकाओं के बने होते हैं। इसमें खंडों में व्यवस्थित होते हैं, वलयित नलिकाएं होती हैं। वलयित का मतलब कुंडलित, इस प्रकार से। ठीक है, जिन्हें वृक्क कहते हैं। ये वृक्क तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वृक्क? तीन प्रकार के। एक तो पट्टीय वृक्क, पट्टीय वृक्क 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों और अंतरखंडीय पट्टों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं पट्टीय वृक्क? 15वें से अंतिम तक, ये आपको याद रखना है। पट्टीय वृक्क वहां पे पाए जाते हैं 15वें से अंतिम खंड के दोनों ओर पाए जाते हैं, तथा ये अंत में खुलते हैं। अब ये खुलते कहां पे हैं? तो अंत में खुलते हैं, अंत में। ठीक है, अंत में खुलते हैं। दूसरे है अध्यावरणीय वृक्क, जो शरीर के देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर तीसरे खंड में अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं। दूसरा है अध्यावरणीय वृक्क। कौन सा वृक्क हुई? अध्यावरणीय वृक्क, जो शरीर की देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर, शरीर की जो देह भित्ति होती है, ये बड़ी देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर ये चिपके रहते हैं तथा शरीर की सतह में खुलते हैं। ये कहां पे खुलते हैं? शरीर की सतह में। तीसरा है ग्रसीय वृक्क, चौथे, पांचवें और छठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वृक्क संरचना में मूलतः समान होते हैं। तो पहला कौन सा है? पट्टीय, कहां पे पाए जाते हैं? 15वें से अंतिम खंड तक। दूसरे अध्यावरणीय, जो त्वचा के नीचे होते हैं या देह भित्ति के नीचे होते हैं और शरीर के आंतरिक भाग में खुलते हैं। तीसरे है ग्रसिकीय, जो चौथे, पांचवें और छठे खंड में युग्मित के रूप में पाए जाते हैं। चलिए, अब वृक्क शरीर के तरल के आयतन तथा संगठन का नियमन करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वृक्क कीप नुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुह्य कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। कीप वृक्क के नलिकीय भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जित पदार्थों को छिद्रदार शरीर से बाहर निकाल देता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो होता क्या है? तरल के आयतन व संगठन का ये नियमन करता है। शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं उसके आयतन और नियमन को, संगठन का नियमन करता है। वृक्क कीप निमा सिरे से शुरू होता है और गुह्य कक्ष के अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। जो गुह्य कक्ष का एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसको स्टोर करता है और नलिका के द्वारा शरीर को उत्सर्जित पदार्थों द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसके बाद में है इसका केंचुए का क्या हो गया आपका? उत्सर्जन भी हो गया। अब बात करते हैं केंचुए का तंत्रिका तंत्र। इसको भी देख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र को भी। खंडीय, मूलतः खंडीय गुच्छों के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर ये व्यवस्थित होता है। बहुत सी तंत्रिकाएं, कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं। होता क्या है? दोहरी अधर तंत्रिका होती हैं। अब बहुत सारी तंत्रिकाएं मिलकर एक गुच्छे जैसी संरचना का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त होता है। यानी कि तंत्रिका रज्जु कहां पर पाया जाता है? 2 से 4 सिरे तक तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। ये नंबर जरूर याद रख लेना भी कहां पर क्या पाया जाता है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उठा लेता है। 2 से 4 सिरों तक तंत्रिका रज्जु पाया जा रहा है। ठीक है, ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है। यानी कि तंत्रिका 2 सिरों पर विभक्त होकर अशर्वण ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है। अब तंत्रिका वलय बन गई। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलता है और मस्तिष्क का निर्माण करता है। तो पहले क्या होता है? पहले बहुत सी तंत्रिकाएं मिलकर एक गुच्छिका बनाती है। जो गुच्छिकाएं क्या करती है? ग्रसिका को घेरते हुए एक प्रमस्तिष्क गुच्छिका बनाती है। अब ये प्रमस्तिष्क गुच्छिका तंत्रिका वलय के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय के अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी अवयवों और पेशीय अनुक्रियाओं को समाकलित करती है। यानी कि ये फिर संवेदी अवयव और पेशीय
अनुक्रियाएं, पेशी अनुक्रियाएं पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो वो दोनों को संतुलन करती है। संवेदी अंग या संवेदी तंत्र, संवेदनाएं जैसे हम देखते हैं तो केंचुओं में अंकों का अभाव होता है, केंचुओं में आंखें नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रकाश व स्पर्श संवेदी ग्राही कोशिकाएं विकसित होती हैं। देखो डायरेक्ट ये देख नहीं सकता, जैसे हम देख सकते हैं ना वैसे ये देख नहीं सकता, इसकी आंखें नहीं होती, लेकिन प्रकाश संवेदी जहां पर ये लाइट होगी तो वहां से ये आइडिया लगा लेगा कि हाँ यहाँ पर लाइट है, और कुछ स्पर्श संवेदी कोशिकाएं होंगी, वहां से इसको पता लग जाएगा कि मैं इस चीज को संपर्क में आ रहा हूं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केंचुओं में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग होते हैं। रसायन संवेदी अंग होते हैं, स्वादग्राही होते हैं, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, और ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। तो संवेदी अंग कहां पाए जाते हैं? अग्रभाग में। ये भी आपको याद रखना है। देखो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी आपको टफ लग रही है, इसकी लैंग्वेज है ना वो टफ लग रही है, लेकिन जब आप इसको समझ के पढ़ोगे ना तो कुछ भी टफ नहीं है, बस पढ़ने से ही सारी चीजें ऐसे लग रहा है होती जा रही है, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें इसमें क्या है कि इसमें आंखें नहीं होती, पढ़ने में आपको लग रहा है सर बहुत टफ है, लेकिन है कुछ भी नहीं। अब केंचुए के थोड़े से जनन की बात कर लेते हैं कि केंचुए में जनन तंत्र कैसा होता है। नर और मादा छिद्र दोनों एक में पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा जनन तंत्र देख लेते हैं। ये देखो जैसे पत्तेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये होती है इसकी शुक्र ग्राहिका जो शुक्राणु को ग्रहण करते हैं। वृषण सहित वृषण कोश, ये देखो ये वाला वृषण कोश सहित इसके वृषण सहित वृषण कोश। इसके बाद में ये वृषण के अंदर है शुक्र वाहिनी की, और ये जो संरचनाएं दिखाई गई हैं ये होती हैं शुक्राशय। अब नीचे ही अंडाशय पड़ा हुआ है, ये अंडवाहिनी की पा गई, ठीक है। ये अतिरिक्त ग्रंथि होगी, ये प्रोस्टेट होगी, बस। यानी कि नर और मादा एक में पाई जाती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। केंचुए उभयलिंगी होते हैं, बस ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अर्थात एक ही प्राणी में वृषण नर व अंडाशय मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। नर और मादा एक ही प्राणी में अंग मिलते हैं, इसके उभयलिंगी होता है। इसमें 10वें 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण, तो वृषण कहां पे पाए जाते हैं? 10वें से 11वें खंड में, 10वें और 11, कितने? 2 जोड़ी यानी कि 4 वृषण। इसकी शुक्र वाहिकाएं 18वें खंड तक जाती हैं, 18वें खंड तक क्या जाती हैं? शुक्र वाहिकाएं। ये भी आपको याद रखना है। जहां से प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती हैं। अब ये आगे किससे जुड़ती हैं? प्रोस्टेट वाहिनी से। प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ी दोनों सहायक जोड़ी अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें तथा 19वें खंड में पाई जाती हैं। संयुक्त प्रोस्टेट और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड तक अधर पक्ष में एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर में खुलती है, यानी कि 9 से या 10 से 18 तक इसका जनन तंत्र का सिस्टम पाया जाता है। साथ ही 6ठे से 9वें खंड तक प्रत्येक खंड में एक थैलेमस संरचना 4 जोड़े शुक्राणु धनियां पाई जाती है। 6ठे से 9वें खंड तक क्या पाई जाती है? शुक्राणु धानियां, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणु धानियां शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यह मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को प्राप्त कर संग्रहित करती है। एक जोड़ी अंडाशय 12वें 13वें खंड में पाया जाता है। तो अंडाशय कहां पे पाया जाता है? 12वें से 13वें खंड।